नमस्कार, ये ऑल इंडिया रेडियो के विदेश प्रसारण प्रभाग की हिंदी सेवा है। इंग्लैंड, पश्चिम यूरोप, दक्षिण पूर्व एशिया, पूर्वी अफ्रीका, मॉरिशस, पश्चिम एशियाई देशों और खाड़ी देशों के लिए लक्षित हिंदी सेवा के इस सोशल मीडिया कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। पेश है ESD न्यूज मैगजीन। ये ऑल इंडिया रेडियो की हिंदी सेवा है। अब आप मनोज कुमार चौधरी से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जगत के समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को वर्चुअल ग्लोबल इन्वेस्टर राउंड टेबल VGIR को संबोधित किया। बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि मजबूत और जीवंत भारत विश्व की आर्थिक व्यवस्था में स्थिरता लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। निवेशकों की विश्व स्तर की वर्चुअल गोलमेज बैठक की अध्यक्षता करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि हम भारत को वैश्विक विकास की प्रेरक शक्ति बनाने के लिए जो भी संभव होगा करेंगे। उन्होंने कहा कि भारत वो जगह है जहां निवेशक विश्वसनीयता, लोकतंत्र, स्थिरता, निरंतरता और प्रदूषण मुक्त विकास के अवसरों के साथ मुनाफा भी कमा सकते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि कृषि क्षेत्र में हाल के सुधारों से देश के किसानों के साथ साझेदारी की शानदार संभावनाएं बनी हैं। उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी और अत्याधुनिक प्रसंस्करण सुविधाओं से भारत कृषि पदार्थों का प्रमुख निर्यातक बन जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि महामारी के प्रकोप के दौरान देशवासियों ने उत्तरदायित्व, करुणा, राष्ट्रीय एकता और नवाचार की शानदार भावना प्रदर्शित की। उन्होंने कहा कि भारत ने कोविड-19 महामारी से निपटने में शानदार लचीलापन दिखाया है और चाहे कोरोना वायरस से संघर्ष की बात हो या देश की आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने की, सरकार ने उपयुक्त कदम उठाए हैं। UGC ने सप्ताह में 6 दिवसीय कार्य और सुरक्षित दूरी रखते हुए वर्ग में विद्यार्थियों की संख्या कम रखकर कक्षाएं शुरू करने की सलाह दी है। हालांकि संस्थान की जरूरत के अनुसार प्रतिदिन शिक्षण के घंटे को बढ़ाया जा सकता है। नए दिशा निर्देशों के अनुसार सभी शिक्षण संस्थानों को खोलने से पहले केंद्र या संबंधित राज्य सरकारों को इन शिक्षण संस्थानों को पुनः खोलने के लिए सुरक्षित घोषित करना होगा। केंद्र और संबंधित राज्य सरकारों द्वारा कोविड-19 के मद्देनजर स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए सभी निर्देशों, तरीकों, दिशा निर्देशों और आदेशों का इन उच्च शिक्षण संस्थानों को पूरी तरह पालन करना होगा। शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि सभी शिक्षण संस्थानों, विद्यार्थियों, अभिभावकों और इससे जुड़े सभी लोगों के बेहतर भविष्य और जीवन के लिए इन दिशा निर्देशों का पालन करना जरूरी होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली के प्रधानमंत्री गुसेपे कोंते आज एक वर्चुअल द्विपक्षीय बैठक करेंगे। बैठक के दौरान दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों की विस्तार से समीक्षा करेंगे। बैठक के दौरान कई सरकारी और निजी क्षेत्र के समझौतों को अंतिम रूप दिया जाएगा और दोनों नेता एक दूसरे से जुड़े बड़े क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर अपने विचार साझा करेंगे। जर्मनी, बेल्जियम, ब्रिटेन और फ्रांस के बाद यूरोपीय संघ में इटली भारत का 5वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। दोनों देशों के बीच 2019 में 9 अरब 52 यूरो का व्यापार हुआ था। करीब 600 बड़ी इतालवी कंपनियां भारत में सक्रिय हैं, जो फैशन और वस्त्र, बुनियादी ढांचे, रसायन ऊर्जा और बीमा से संबंधित हैं। इसके अलावा कई भारतीय कंपनियां भी इटली में सक्रिय हैं। इथियोपिया के प्रधानमंत्री ने उत्तरी राज्य टिग्रे में एक सैन्य संघर्ष को जारी रखने का संकल्प किया है। साथ ही चिंता इस बात की है कि ये असैन्य संघर्ष में बदल सकता है। कई महीनों से राज्य तथा संघीय सरकार के बीच के तनाव बढ़ रहे हैं। बुधवार को प्रधानमंत्री एबी अहमद के प्रशासन ने एक संघीय सेना के ठिकाने पर टिग्रे बलों द्वारा हमले किए जाने का आरोप लगाया है। काठमांडू में राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी द्वारा नेपाली सेना के रैंक ऑफ जनरल सम्मान से सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे को सम्मानित किया गया है।
कल काठमांडू में राष्ट्रपति के आधिकारिक निवास शीतल निवास पर एक विशेष समारोह में उन्हें सम्मानित किया गया है। इस समारोह के दौरान उन्हें एक तलवार और नामावली भी भेंट की गई है। इस समारोह में नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली, भारतीय राजदूत विनय एम क्वात्रा तथा दोनों देशों के अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। दक्षिण एशिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक इंडोनेशिया में गत वर्ष की समान अवधि की तुलना में इस वर्ष की तीसरी तिमाही में विकास में 3.49% की गिरावट आई है। 2020 की दूसरी तिमाही में 5.32% की एक गिरावट के बाद इस गिरावट से इंडोनेशिया एक मंदी में चला गया है। 1998 के एशियाई वित्तीय संकट के दौरान इसने मंदी का सामना किया था। इंडोनेशिया के अधिकारियों ने अनुमान लगाया है कि कोरोना वायरस के कारण आई मंदी की वजह से 3.5 मिलियन लोगों की नौकरियां जा सकती हैं। इस क्षेत्र में इंडोनेशिया में संक्रमण की दर सबसे अधिकतम है। एक वक्तव्य में कोसोवो युद्ध अपराधों की अदालत ने कहा कि कोसोवो लिबरेशन आर्मी के पूर्व प्रवक्ता और कोसोवो के एक अनुभवी राजनीतिज्ञ जैकब क्रासनिकी को गिरफ्तार करके हेग भेज दिया गया है। प्रिस्टीना के बाहर उनके घर पर छापेमारी करके हथियारों से लैस पुलिस ने इस अनुभवी राजनीतिज्ञ को गिरफ्तार किया। कोसोवो के विशेषज्ञ चैम्बर ने आगे कहा कि संसद के पूर्व अध्यक्ष क्रासनिकी पर मानवता के विरुद्ध अपराधों और युद्ध अपराधों के लिए मुकदमा चलाया जाएगा। पूर्व की धारणा की तुलना में निर्णायक चुनावों में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के बाद न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंदा अर्दर्न को एक दूसरे सत्र के लिए शपथ दिलाई गई है। बाद में अर्दर्न ने कहा कि उनकी सरकार कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई तथा अर्थव्यवस्था को पुनः निर्मित करने को प्राथमिकता देगी। इस सप्ताह की शुरुआत में नियुक्त अर्दर्न तथा उनके मंत्रियों ने वेलिंगटन के सरकारी सदन के एक समारोह में अंग्रेजी तथा माओरी भाषा में कार्यालय के लिए शपथ ग्रहण की। आज भारत के उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू ने नई पीढ़ी को भगवान श्री राम के गुणों और जीवन से सीख लेने तथा एक सफल और परिपूर्ण जीवन के लिए उनके द्वारा दिखाए गए धर्म के मार्ग पर चलने का आग्रह किया। श्री एम वेंकैया नायडू ने वर्चुअल माध्यम से थावासमी रामायण के दृष्टिकोण से जीवन और कौशल शीर्षक की पुस्तक का लोकार्पण करते हुए कहा कि भगवान श्री राम का जीवन, उनकी कही बातें तथा उनके कर्म बताते हैं कि कैसे सत्य तथा धर्म हर किसी के जीवन का हिस्सा बन सकते हैं। उन्होंने कहा कि माता पिता, भाई, पत्नी, मित्र तथा शत्रु और अपने गुरुओं के साथ उनके संबंध दिखाते हैं कि कैसे एक आदर्श व्यक्ति जीवन की विभिन्न चुनौतियों के प्रति प्रतिक्रिया दिखाएगा और एक सशक्त व्यक्ति बनकर उभरेगा। शुक्रवार को भारत और चीन की सेनाओं के बीच 8वें दौर की कोर कमांडर स्तर की वार्ता हो रही है। मई 2020 में सीमा पर पैदा हुए तनाव के बाद ये कोर कमांडर स्तर की 8वीं वार्ता है। इस वार्ता में भारतीय दल का नेतृत्व लेफ्टिनेंट जनरल PG मेनन कर रहे हैं, जिन्होंने हाल ही में लद्दाख की 14वीं कोर की कमान संभाली है। इस दौर में LAC पर दोनों सेनाओं के पहले बनी सहमति के आधार पर डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया को तेज करने पर चर्चा होगी। शुक्रवार को स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार कोविड-19 के 47,638 संक्रमण के नए मामले सामने आने के साथ भारत में कुल संक्रमितों की संख्या 84 लाख के आंकड़े को पार कर गई है। हालांकि संक्रमण से उबरने वाले रोगियों की संख्या बढ़कर 77.65 लाख हो गई है, जिससे देश में संक्रमण मुक्त होने की दर 92.32% हो गई है। संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन यूनिडो भारत की राष्ट्रीय नीतियों, प्राथमिकताओं और विकास संबंधी रणनीतियों के साथ पूरा तालमेल करते हुए अपने कार्यक्रमों को लागू करने में सरकार के साथ घनिष्ठ सहयोग कर रहा है। यूनिडो का नई दिल्ली स्थित क्षेत्रीय कार्यालय भारत में समावेशी और निरंतर औद्योगिक विकास के लक्ष्य को बढ़ावा देने वाले केंद्र बिंदु के रूप में कार्य करता है। आकाशवाणी समाचार के साथ बातचीत में नई दिल्ली में यूनिडो के प्रतिनिधि वान बार्केल
कॉर्नेलियस ने कहा कि आर्थिक विकास की क्षेत्रीय क्लस्टर अवधारणा की भारत की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। एक अन्य प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि भारत ऊर्जा क्षेत्र में नई खोजों के साथ बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। आईपीएल क्रिकेट में कल रात दुबई में मुंबई इंडियंस पहले क्वालिफायर में दिल्ली कैपिटल्स को 57 रन से हराकर फाइनल में पहुंच गई है। मुंबई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट पर 200 रन बनाए। जवाब में दिल्ली कैपिटल्स की टीम 20 ओवर में 8 विकेट पर 143 रन ही बना पाई। आज एलिमिनेटर राउंड में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबला होगा। दूसरा क्वालिफायर मैच रविवार को खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। नमस्कार। ऑल इंडिया रेडियो की ये हिंदी सेवा है। लीजिए अब सुनिए समाचार पत्रों से। नई दिल्ली से प्रकाशित हिंदी दैनिकों ने कई विषयों को अपने संपादकीय लेखों में जगह दी है। दैनिक पंजाब केसरी ने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों को चर्चा का विषय बनाया है। अखबार कहता है कि अब लगभग ये तय लगता है कि अमेरिका के अगले राष्ट्रपति जो बाइडेन होंगे, क्योंकि उन्होंने अभी तक अपने देश के 50 राज्यों के कुल 538 में से 264 चुनावी मतों को जीत लिया है, जबकि डोनाल्ड ट्रंप केवल 214 मत पा सके। इसके साथ ही उपराष्ट्रपति पद पर भारतीय मूल की श्रीमती कमला हैरिस भी बैठेंगी, लेकिन चुनावों के परिणाम को तभी अंतिम समझा जा सकता है जब शेष बचे राज्यों में मतों की गणना पूरी हो जाए। अमेरिकी चुनाव प्रणाली से ये स्पष्ट है कि वहां का राष्ट्रपति चुनाव बहुत ही जटिल प्रक्रिया से गुजरता है, जिसकी वजह से चुनाव परिणाम भी कभी कभी उलझ जाता है। वर्तमान चुनावों में जिस तरह राष्ट्रपति ट्रंप ने मतों की गिनती पूरी हुए बिना ही अपनी जीत को अवश्यंभावी बताकर डाले गए मतों की वैधता पर सवाल या निशान दाग दिया, उससे सर्वोच्च न्यायालय में जाने की बात भी कहकर उन्होंने देश की लोकतांत्रिक प्रणाली के बारे में कई तरह के सवाल उठा दिए। क्योंकि आम भारतीय इंसान की समझ से ये बात परे है कि किस तरह कोई प्रत्याशी सभी मतों की गिनती होने से पहले ही न्यायिक युद्ध शुरू कर सकता है। अमेरिका दुनिया का सबसे पुराना और मजबूत लोकतंत्र है, जिसमें राष्ट्रपति शासन प्रणाली की व्यवस्था शुरू से ही है। लेकिन इस देश में चुनाव केंद्रीय विषय नहीं है, बल्कि राज्यों का विषय है, और हर राज्य अपने पारदर्शी चुनाव नियम बनाने के लिए स्वतंत्र है। इसी के तहत यहाँ की संघीय व्यवस्था हर राज्य को उसकी आबादी को देखते हुए राष्ट्रपति चुनने के लिए चुनावी मतों का आवंटन करती है। चूंकि कमोबेश इस देश में असली मुकाबला दो राजनीतिक दलों रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स के बीच होता है, तो हार जीत का फैसला करने में भी ज्यादा दिक्कत नहीं होती। लेकिन अमेरिकी सीनेट के 100 सदस्यों के लिए भी चुनाव होता है और प्रत्येक राज्य से इन सदस्यों का चुनाव होता है। सीनेट सदस्यों के चुनाव में अभी तक दोनों दल बराबरी पर हैं और दोनों के 48 सदस्य विजयी रहे, लेकिन इनकी विजय में कम या ज्यादा मतों का अंतर तो हो सकता है। अखबार कहता है, दरअसल राष्ट्रपति ट्रंप का रवैया दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोकतांत्रिक तरीके से चुने जाने वाले राष्ट्रपति के अनुरूप तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि लोकतंत्र की यह खूबी है कि इसमें पराजय को भी पूरे सम्मान के साथ स्वीकार करके विजयी प्रत्याशी को शुभकामनाएं दी जाती हैं। दिल्ली से ही प्रकाशित एक और हिंदी दैनिक जागरण ने विषय बनाया है अर्थव्यवस्था को। अखबार कहता है कि जीएसटी संग्रह में बढ़ोतरी के साथ औद्योगिक उत्पादन की स्थिति बताने वाले इंडेक्स में आए उछाल के अलावा हाल में सामने आए अन्य अनेक आर्थिक संकेत यही बता रहे हैं कि देश की अर्थव्यवस्था कोरोना के कहर से उबर रही है, और इन संकेतों को देखते हुए कुछ लोग ये भी मानने लगे हैं कि अर्थव्यवस्था अब जल्द ही पटरी पर आ जाएगी। बेशक ऐसा होने की उम्मीद तो करनी चाहिए, लेकिन इसी के साथ इसकी अनदेखी करना भी ठीक नहीं है कि किसी बड़े झटके के बाद अर्थव्यवस्था में यकायक उछाल आना स्वाभाविक है। ऐसे में ये सुनिश्चित करने की जरूरत है कि अर्थव्यवस्था के तमाम प्रमुख आधारों को वास्तविक ठोस मजबूती मिले और उसमें सुधार का सिलसिला त्योहारों के बाद भी जारी रहे। और शायद यही सुनिश्चित करने के लिए वित्त मंत्रालय आम बजट से पहले उद्योग जगत को एक और
पैकेज देने पर विचार तो कर रहा है। ये विचार विमर्श स्वतः इस बात को इंगित करता है कि अर्थव्यवस्था को संकट के दौर से उबारने की जरूरत तो बनी हुई है। इस नए पैकेज का मकसद शहरी इलाकों में मांग की स्थिति को सुधारना बताया जा रहा है। बेहतर होगा ये पैकेज न सिर्फ शहरी इलाकों में मांग बढ़ाए बल्कि रोजगार के अवसर भी पैदा करे। इस पर विशेष ध्यान देना इसलिए आवश्यक है क्योंकि कोरोना संकट ने तमाम लोगों के रोजगार छीन लिए हैं। राजधानी दिल्ली से छपने वाले दैनिक भास्कर ने केंद्र और राज्य के रिश्तों को अपना विषय बनाया है। अखबार कहता है कि केंद्र और राज्य सरकारों के रिश्ते इस समय बेहद खतरनाक मोड़ पर हैं। केंद्र के कानून तक राज्य सरकारें न मानते हुए इसके ठीक उलट अपना कानून बना रही हैं। कई राज्यों ने सीबीआई से जांच की अनुमति भी वापस ली है। हाल के दौर में अपराध की धाराओं में भी अगर किसी एक राज्य के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है तो केंद्रीय मंत्री इसके खिलाफ बयान दे रहे हैं। गैर भाजपा राज्य सरकारें ये आरोप लगा रही हैं कि राजनीतिक विद्वेष और डराने के लिए केंद्र सीबीआई, एनफोर्समेंट और आयकर जैसी संस्थाओं के जरिए राज्य में विपक्ष की सरकारों को अस्थिर कर रहा है। उधर केंद्र के मंत्री आपराधिक मामलों में भी राज्य पुलिस की कार्रवाई को प्रजातंत्र का चीरहरण बता रहे हैं। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में 13 स्वायत्त हुए राज्यों ने मिलकर अमेरिकी यूनियन का गठन किया था, तो वहां संविधान निर्माताओं को राज्यों की शक्ति और स्वायत्तता का पूरा ध्यान रखना पड़ा था। लेकिन भारत में राज्य पहले से ही ब्रिटिश हुकूमत में केंद्र के अधीन थे। फिर राज्यों की स्वायत्तता भी नाम मात्र की थी, जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर उनके दस्तखत के बाद खत्म हो गई। भारत का संविधान केंद्र की तरफ झुका हुआ माना जाता है और प्रधानमंत्री ने भी सहकारी संघवाद का दावा 2014 में ही किया था। अगर ये द्वंद्व जारी रहा तो विकास पर बुरा असर पड़ सकता है, ऐसी आशंका ये अखबार जताता है। तो दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे समाचार पत्रों से। आप सुन रहे हैं ऑल इंडिया रेडियो की हिंदी सेवा। सुनते रहिए, जुड़े रहिए हमसे और लेकर आएंगे हम आपके लिए नई जानकारियां। सामयिक वार्ता। विषय: भारतीय विदेश नीति में यूरोपीय आयाम की मजबूती। आलेख: जेएनयू में प्राध्यापक उम्मू सलमा बावा का। वाचन स्वर नीलम मलकानिया का। दिनांक 6 नवंबर 2020। भारत के विदेश सचिव हर्ष श्रृंगला ने 29 अक्टूबर से 4 नवंबर तक ऐसे 3 प्रमुख यूरोपीय देशों की यात्रा की जिनके साथ भारत की सामरिक साझेदारी है। ये 3 देश हैं फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन। कोविड-19 के बढ़ते प्रभाव और क्षेत्र में चीन के साथ बढ़ते गतिरोध के संदर्भ में इस यात्रा का महत्व बहुत ज्यादा है। इस यात्रा के दौरान द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की गई और व्यापार तथा निवेश बढ़ाने पर ध्यान दिया गया। फ्रांस पर सबसे पहले ध्यान दिया गया और ये भी उल्लेखित है कि इस साल सितंबर में राफाल यान उपलब्ध करवाकर भारत के रक्षा क्षेत्र को आधुनिक बनाकर फ्रांस एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। चीन के साथ चल रहे मौजूदा गतिरोध को देखते हुए भारतीय वायुसेना की मारक क्षमता को बढ़ाना बहुत महत्व रखता है। पेरिस में एक अग्रणी फ्रांसीसी विचारक समूह IFRI में बात करते हुए उन्होंने कोविड महामारी के बाद भारत की विदेश नीति का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि किस तरह महामारी के दौरान भारत में नवाचार को अवसर मिला और भारत ने महामारी से बचाव से जुड़े उत्पाद बनाए जो अच्छी गुणवत्ता और कम लागत वाले प्रभावी चिकित्सा उपकरण थे। IFRI में अपने भाषण में विदेश सचिव ने बताया कि महामारी की वजह से बढ़ते भू राजनीतिक तनाव और प्रतियोगिता के बीच भारत की विदेश नीति की प्राथमिकताएं क्या रहीं। भारत के नजरिए में बहुपक्षवाद और नियम आधारित व्यवस्था जरूरी है और उभरती बहुध्रुवीय व्यवस्था में भारत यूरोप तथा फ्रांस को बहुत महत्व देता है। फ्रांस में हुए आतंकी हमले के तुरंत बाद श्री श्रृंगला की ये यात्रा हुई। भारत ने इस हमले की कड़ी निंदा की थी और प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस के लोगों के प्रति एकजुटता व्यक्त की थी। अपनी यात्रा के दूसरे पड़ाव में श्री श्रृंगला ने चांसलर मार्केल के विदेश और सुरक्षा नीति सलाहकार
यान हैकर से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान बहुपक्षीय संस्थानों, जर्मनी की नई तैयार हुई हिंद प्रशांत सामरिक नीति और भारत के आधुनिकीकरण कार्यक्रमों में जर्मनी की भूमिका के संदर्भ में विचार विमर्श किया गया। भारत कुछ ऐसे देशों में शामिल है जिनके साथ प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हर 2 साल में जर्मनी उच्च स्तरीय अंतर सरकारी वार्ता करता है। ये यूरोप संघ में हमारा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार भी है। जर्मनी की हिंद प्रशांत सामरिक नीति के अंतर्गत विदेश नीति में सुरक्षा से जुड़े इसके नए आयामों और क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव के प्रति इसकी चिंता का उल्लेख है। भारत जर्मनी के साथ G4 समूह का भी हिस्सा है, जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की कड़ी मांग करता रहा है। ये मुलाकात इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अगले साल भारत सुरक्षा परिषद का सदस्य होगा। अपने यूरोप दौरे के अंतिम पड़ाव के रूप में श्री श्रृंगला ने ब्रिटेन की यात्रा की। यूरोपीय संघ से अलग होने के बाद नई दिल्ली ब्रिटेन से द्विपक्षीय संबंध और अपनी सामरिक साझेदारी मजबूत करना चाहता है। उच्च स्तरीय वार्ता के साथ ही विदेश सचिव ने हिंद प्रशांत के बारे में अग्रणी विचार समूह नीति विमर्श मंच पर भारतीय दृष्टिकोण व्यक्त किया। उन्होंने 4 बिंदुओं के बारे में बात की। पहला बिंदु था हिंद प्रशांत के विशाल समुद्री क्षेत्र का भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण होना और विदेश मंत्रालय में नए हिंद प्रशांत और महासागरीय विभाग के गठन का विशेष उल्लेख करना। दूसरा बिंदु था ये स्पष्ट करना कि ये क्षेत्र भारत के समुद्री इतिहास का बहुत लंबे समय से हिस्सा रहा है। बदलते महत्वों के साथ सभी पक्षधारकों के लिए नियम आधारित व्यवस्था बहुत जरूरी हो जाती है। तीसरा बिंदु था ये समझाना कि 2018 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा घोषित सागर सिद्धांत और 2019 में विस्तारित इस सिद्धांत को क्षेत्र से जुड़े भारत के समेकित नजरिए के मूल के रूप में व्यक्त करना। चौथे बिंदु के तौर पर यह स्पष्ट किया गया कि सुरक्षा उपलब्ध करवाते हुए भारत कई साझेदारों के साथ काम कर रहा है, चाहे सैन्य क्षेत्र हो, मानवीय सहायता या फिर आपदा राहत क्षेत्र हो। इसलिए ये स्पष्ट है कि एक मुक्त और खुला हिंद प्रशांत क्षेत्र तथा आपूर्ति श्रृंखला को और लचीला बनाया जाना नई दिल्ली की नीतियों की प्राथमिकता में है। दुनिया भर में कोविड प्रभाव की वजह से इंटरनेट के माध्यम से होने वाली बैठकें अब नियमों से जुड़ी हैं। ऐसे समय में भारत के विदेश सचिव की ये यात्रा सक्रिय राजनय के तौर पर देखी जा रही है और साथ ही ये पेरिस, बर्लिन और लंदन के साथ भारत के सामरिक सामंजस्य को बढ़ावा देना भी है। ये था ऑल इंडिया रेडियो के विदेश प्रसारण प्रभाग की हिंदी सेवा का YouTube कार्यक्रम। ESD न्यूज मैगजीन का अगला अंक लेकर हम फिर हाजिर होंगे। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।